हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम इन्फ्लेशन है उसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिरकार ये इन्फ्लेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे मेजर करते हैं, सब अच्छे से समझते हैं। देखिए कॉमर्स वालों के लिए तो बड़ा ही आसान टर्म है ये, और जिन्होंने कॉमर्स नहीं लिया किसी और स्ट्रीम से, कई सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें भी मैं कोशिश करूंगी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दूं। देखो भाई, मामला क्या होता है कि हम और आप आम भाषा में बोलते हैं कि अरे अभी 2 साल पहले तक तो यही चीज 50 रुपए किलो थी, बताओ जरा अभी जो है 80 रुपए किलो हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ा करते हैं। हो सकता है घटे भी, ये भी होता है, दोनों फिनोमेना समझ के चलिएगा, ठीक है। बढ़ते भी हैं दाम चीजों के और घटते भी हैं दाम चीजों के। तो यहीं पे हम इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बढ़ोतरी वाले में जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जब जिस रेट से प्राइसेस बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके यहाँ जो हम मेजर करते हैं इसी चीज को, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसी को हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि भाई इतने इतने परसेंट का इन्फ्लेशन है, मतलब इतने इतने परसेंट से चीजें बढ़ी है ना। तो बस यही है, इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसी का उल्टा ले लीजिए। अब मान लीजिए कि हम इंक्रीज की बजाय डिक्रीज की बात करें इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। बस ये दो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे हम सब कुछ जो है बेस करके चलेंगे। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैम ये इन्फ्लेशन तो समझ आ गया, डिफ्लेशन तो समझ आ गया, लेकिन हम किस बेसिस पे इसको मेजर करते हैं? तो आप ये भी तो कहोगे ना कि अरे भैया ये किस बेसिस पे मेजर हो रहा है, हम क्या आखिरकार देखेंगे कि भाई किस किस गुड्स के दाम से मिलाएंगे कि हाँ बढ़ा है या घटा है, कैसे पता चलेंगे? तो हमारे देश इंडिया के अंदर इसे सीपीआई, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मैं आगे अभी बताऊंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी फिलहाल ये समझिए कि सीपीआई ये एक नया स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके जो सीपीआई के जो नंबर्स हैं, इन्हें मंथली मतलब हर महीने जो है मेजर किया जाता है कि महीने के हिसाब से कितना बढ़ा, कितना घटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझे। तो इंडिया सीपीआई का यूज करती है अपने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई। अब एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसा नाम वैसा भाई काम, होलसेल की बात हो रही है तो होलसेल का प्राइस इंडेक्स हो रहा है। ये जो है ये वीकली बेसिस पे मेजर किया जाता है, मतलब हर हफ्ते, ठीक है। ये वीकली बेसिस पे मेजर किया जाता है। और जो फर्स्ट इंडेक्स आपका होलसेल प्राइस का था, ये शुरुआत इसकी हुई थी जनवरी 10 का जो पहला हफ्ता था, 10 जनवरी 1942 की बात है। और बेस ईयर जो इसका है, इसे वक्त के साथ साथ रिवाइज करते रहते हैं। अब बेस ईयर आप कहोगे क्या है? ये बेस ईयर कौन सा टर्म यूज कर दिया? देखिए बेस ईयर का मतलब ये होता है एक ऐसा साल जिसके से हम कंपेयर करें। अब मान लीजिए हमने ये कह दिया कि भाई हाँ इधर 2-3 सालों में जो है वो सेब के दाम मान लीजिए 50 से 80 रुपए किलो हो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा कुछ मतलब कंपेयर कैसे करें? हम पिछले साल से कंपेयर करें कि उसके पहले वाले साल से करें कि उसके पहले वाले साल से करें? तो जिस ईयर को से हम कंपेयर करते हैं, सपोज करो कि हमने कहा कि अगर हम 2015 में सेब को मतलब एप्पल को 50 रुपए किलो खरीद रहे थे और 2021 में हम जो है इसी एप्पल को 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो हमने 2015 को बेस ईयर माना, ठीक है। अब इसको ही अगर हम बेस ईयर अपने दिमाग में रख लें तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज मान लो कि मान लीजिए हम पहले जो है ट्रेडमिल खरीद के लाए थे, है ना, जिससे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, ट्रेडमिल लेकर आए थे भाई, उस समय 2015 में मुझे 13,000 रुपए की पड़ी थी, आज उसी के रेट बढ़ के 21,000 हो गए, ठीक है। तो हम बार बार 2015 को बेस ईयर मान के कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बेस ईयर, जिससे हम चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका जो है बेस ईयर जो मैंने आपको समझाया, इस बेस ईयर को कई बार चेंज किया गया है।
मतलब कई बार रिवाइज करा गया, एटलीस्ट 6 बार तो करा ही गया है पास्ट में। तो आप कहोगे कि ये क्या बात बता रही हैं आप, ये बेस ईयर को बार बार रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए वजह ये होती है कि अगर हम बहुत पुराने किसी साल से आज की डेट को कंपेयर करें, सपोज करो कि हम 1981 में जो दाम थे उसके दामों को आज हम 2021 से कंपेयर करें, तो नुकसान मालूम है क्या है? बहुत सारे नुकसान हैं। पहली चीज कि 1981 में मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, और भी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि लोग इतनी मात्रा में कीवी ना खा रहे हों, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आज हम 2021 में कर रहे हैं। तो हम उस चीज को इतनी दूर से नहीं कर सकते। हाँ, 2021 की बात हो रही है, चलो 2014-15 तक अगर ले लें तो हाँ 15 तक तो कुछ कुछ मैच करेगा, तो यहाँ से बेस ईयर उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय वही सेम टेक्नोलॉजी भी होगी जो आज की डेट में है, थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं जा सकते। इसलिए वक्त के साथ साथ इस बेस ईयर को भी चेंज करते रहती है सरकार। तो भाई यहाँ पे आइए आपको बताती हूँ कितनी बार रिवाइज करे गए हैं। एक बार तो 1952 में करे गए थे, फिर एक बार 1961 में करे गए, फिर आपका एक बार जो है वो 1970 में करे गए, फिर 1981 में करे गया, 1993 में करा गया, और अभी 2004-5 में भी आखिरी बार किया गया था। लेकिन अभी जो करंट 6 बार तो ऐसे किया गया, अब जो 7th रिवीजन हुआ है वो यहाँ पे बेस ईयर 2011-12 2011-12 कर दिया है, किसके लिए? होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, समझिएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ मामला है। अब उसी से देखते हैं कि आखिरकार क्या बदलाव आया है रेटों में, क्या बदलाव आया है आपका किस चीज़ों में। अब देखिए अगर WPI निकालना है तो उसके लिए कमोडिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी आर्टिकल्स। इसके अंदर कितने आइटम्स आते हैं इस प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर? इसके अंदर आते हैं 102, मतलब 102 आइटम्स। इस चीज को गौर से समझिएगा, ठीक है? दूसरा आता है फ्यूल एंड पावर। इसके अंदर कितने आइटम आते हैं? आते हैं 19 आइटम्स। और तीसरा आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और इसमें आते हैं सबसे ज्यादा, मतलब 555 आइटम्स। तो इससे क्या लगा कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ही है इसी को ही सबसे ज्यादा 82% अगर हम वेटेज देखें तो इसी को ही मिल गया है। उसके बाद फिर ये प्राइमरी आर्टिकल्स क्या है, और आखिरी में आया है ये आपका जो फ्यूल वाला हिसाब किताब है। समझे? प्राइमरी आर्टिकल्स, अगर आपको किसी को डाउट हो तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी आर्टिकल जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है? तो हमने कुछ बात करी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे सीपीआई। सीपीआई इसके बारे में हमने इन्फ्लेशन के टाइम पे बात करी थी। इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसमें क्या होता है कि जो हम और आप जिस दाम पे खरीद रहे हैं सामान को, कंज्यूमर जिस दाम पे खरीद रहा है अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए, खाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, ठीक है, खाने के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, उसमें क्या बदलाव आ रहा है। समझ लो, जैसे 1 किलो सेब आज की डेट में हम मान लो 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले हम कितने रुपए किलो खरीद के घर में खाते थे। तो ये होता है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये ही यूज करा जाता है एज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। सारे लेवल पे देखते हैं कि सारे वही कंज्यूमर्स कितना कितना क्या क्या चल रहा था, पहले वो किस दाम पे खरीदते थे, अब किस दाम पे खरीदते हैं, तो सब एक बड़े लेवल पे जब हम देखेंगे तो हम उससे इन्फ्लेशन का पता लगा पाएंगे। और सरकार और सेंट्रल बैंक वगैरह इसका यूज करती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने में, प्राइस की स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने में, कितना प्राइस बढ़ा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ। समझ आ गई बात इतनी आपको? अब उसके बाद यहाँ समझिए, ये इसको डियरनेस अलाउंस देने के लिए भी एम्प्लॉयज को यूज करते हैं। अब आप कहेंगे हैं ये क्या क्या बताती हैं ये डियरनेस अलाउंस वगैरह? तो जिसके आप में से जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे या जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा डीए का मतलब क्या होता है। देखिए अब हुआ क्या कि जैसे मान लो किसी की सैलरी है 30,000 रुपए, अब महंगाई बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो महंगाई बढ़ेगी, 30,000 रुपए में वो तब घर चलाता था, मान लो सैलरी नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ी, तो क्या होता है कि कुछ डियरनेस अलाउंस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, मतलब सैलरी में बढ़ा दिए जाते हैं। उसमें होता क्या, सरकार की तरफ से क्या कह लो सैलरी में बढ़ा लिए जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि भाई ठीक है, जो बड़ी महंगाई है उसको यहाँ पे जो है कवर अप करने के लिए, तो यहीं पे सीपीआई का यूज करते हैं और डीए को भी देते हैं एम्प्लॉयज को। ये बात है। अब देखिए यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ाते हैं।
आगे बढ़ा के समझाऊंगी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो CSO है ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इसने बेस ईयर को रिवाइज करा है इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए भी। ठीक है, पहले 2010 था, फिर से 2010 से 2012 किया विद इफेक्ट फ्रॉम रिलीज ऑफ इंडिसेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015 जो है अब इसको रखा गया। और इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं ना, ये आपका जो अभी मैं और चीजें समझाती हूँ फिर उसको समझाऊंगी। देखिए WPI की अगर हम बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो उसमें तो एक सिंगल तरीके से मेजर कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो उसमें एक सिंगल तरीके से इसको मेजर नहीं करते। इसके जो है वो 4 इंडिसेस होते हैं और इसका यूज करा जाता है इस इन्फ्लेशन को निकालने में कंज्यूमर लेवल पे। अब आप समझोगे कैसे क्या इंडिसेस होते हैं। सबसे पहला होता है CPI-IW। CPI आखिर लास्ट में लिखा है IW। अब IW क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर। ये कहता है इंडस्ट्रियल वर्कर, तो ये होता है CPI-IW। दूसरा क्या होता है? CPI-RI। RI का मतलब क्या हो गया आपका? रूरल लेबरर्स। क्या हो गया? रूरल लेबरर्स। उसके बाद तीसरा क्या होता है आपका? CPI-UNME। UNME का मतलब क्या होता है? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। और चौथा जो ध्यान में रखते हैं वो होता है CPI-AL। AL का मतलब एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं। और अभी जो है रिसेंटली चेंज किया गया था, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर 2016 कर दिया गया था। अभी ये तो इसमें नहीं लिखा है लेकिन न्यूज में रहा था। ठीक है, ये कुछ कहानी है CPI की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे IIP के बारे में। IIP का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये नाम क्या कहता है? जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इंडेक्स क्या करेगा कि आखिरकार अलग अलग इंडस्ट्री जो ग्रुप्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है एक स्टिपुलेटेड टाइम में। मतलब एक पर्टिकुलर वक्त में अलग अलग जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उनके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? वैसे जो कंप्यूट, पहले चीजें समझे, इसको कंप्यूट और साथ में इसको जो है वो आपका मेजर जो है किया जाता है, वो सारा का सारा मतलब इसका कंप्यूटेशन वगैरह और इसका पब्लिकेशन वगैरह सब कुछ जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मंथली बेसिस पे करता है। मतलब हर महीने इसको भी ध्यान में रख के इसको भी करा करता है। तो ये कुछ इसकी है बात। ठीक है, और यहाँ पे यही जो IIP है मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यही एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। अब मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए। लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल जो ग्रुप्स हैं इनको यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है जो ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना, ये सारी जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो गए। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूज बेस्ड सेक्टर्स, जैसे कि आपका हो गया बेसिक गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहाँ पे जो है बात करेंगे हम इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 रखा गया है। ठीक है, बेस ईयर 11-12 इक्वल्स टू 100। आइए जानते हैं चीजें। देखो भाई, अगर मैं सिर्फ इन 8 कोर इंडस्ट्री की बात कर लूं, तो ये इंडस्ट्री ही जो है वो 40.27% जो है आइटम्स के वेटेज का इतना कंप्राइज करती है। मतलब इनका वेटेज जो है वो 40.27% है इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और वो कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो कोल है, मतलब कोल प्रोडक्शन जिसका वेटेज 10.33 है परसेंटेज में। दूसरे नंबर पे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जिसका वेटेज 8.98% है। तीसरे नंबर पे है नेचुरल गैस, जिसका नेचुरल गैस प्रोडक्शन का वेट 6.88% है। फिर आती है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात, जो भाई रिफाइनरी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन हो गया ना, इसका वेटेज 28.04% है। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात करेंगे,
फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसका वेटेज 2.63% है। उसके बाद स्टील की बात करेंगे, स्टील प्रोडक्शन का वेटेज 17.92% आ गया। फिर आएगी सीमेंट की बात, तो सीमेंट प्रोडक्शन आपका 5.37% आ गया। और आखिरी में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो वेट आया वो आया 19.85%। तो ये कुछ कहानी हमने डिस्कस करी यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज की। अब देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब हम यहाँ पे WPI पढ़ रहे थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे थे, कि सरकार ने इसका जो बेस ईयर है वो बढ़ा के 2011-12 कर दिया है 2004-5 से। तो ऐसा सरकार ने क्यों करा, ये भी मैंने रीजन बताया कि भाई एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, कवरेज ज्यादा होने के लिए, है ना, तो ये सारी चीजों के लिए ऐसा किया जाता है। और ये जो 2011-12 किया गया था ना बेस ईयर बढ़ा के, ये किया था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि ये जो है उसे दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का बेस ईयर है उसके साथ हम अलाइन कर सकें। अब आप कहोगे कि दूसरे कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, देखो भाई क्यों नहीं है, एक है हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आता है यही हमारा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर हम इनके साथ इसको अलाइन करना चाहते थे तो हमने WPI का भी बेस ईयर बदला, तब तो इसके हिसाब से चला ना मामला। और 2020 में तो सरकार ये भी सोच के बैठी थी कि हम जो है यहाँ पे एक नई सीरीज लेकर आएंगे, और जैसे आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो मामला है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और दूसरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनके बेस ईयर चेंज करने की भी बात सोच रही थी। इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि जो नई सीरीज लाएंगे उसमें IIP जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका बेस ईयर रखेंगे 2017-18 और CPI का रखेंगे 2019। तो ऐसा सोचा गया था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स की बात करना चाहूंगी। ठीक है, हाइलाइट्स में जानते हैं जो रिवाइज सीरीज होगी उसमें, जो रिवाइज सीरीज रही उसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहेगा वो यहाँ पे इसमें अंदर ये तीनों मेजर ग्रुप्स आएंगे। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था ना, जब मैं आपको WPI पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था 3 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इसमें इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, उससे कम इसका होता है, और तीसरे नंबर पे इसका होता है। तो मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने कहा कि नई सीरीज में भी ऐसा होगा, और जो हाइलाइट्स हैं कि चेंजेस क्या आएंगे इस नई सीरीज में वो आपको बताना चाहूंगी। पहला तो ये कि अपडेटेड आइटम बास्केट होगी, मतलब यहाँ पे जो आपका आइटम बास्केट है, इसके अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं, मैंने बताया 555 इसके अंदर होते हैं, हंड्रेड्स में इसके अंदर होते हैं, तो इन आइटम्स की जो ये जो है इन्हें अपडेट करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो इनका वेटेज स्ट्रक्चर है उसे भी थोड़ा देखा जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से इसको कन्फर्म करेंगे इन 2011-12 जैसे चल रही थी उस हिसाब से। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ पे 676 से बढ़ा के 697 कर देंगे टोटल, मतलब सारे इसमें बात करूं तो 199 नए आइटम्स डालेंगे तीनों को मिला के। ठीक है, अब उसके बाद मतलब, और उसके बाद 199 तो नए आइटम डालेंगे, उसके साथ 146 जो है वो ओल्ड आइटम्स को ड्रॉप भी करेंगे। उसके साथ जो नई सीरीज है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी, इसमें कोटेशंस के जो नंबर होगा वो यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, 5482 से बढ़ा के 8331 कर दिया जाएगा, मतलब 2849 कोटेशंस, करीब 52% तक यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अब न्यू फीचर्स की बात कर लें, क्या नए नए फीचर्स होंगे ये भी समझ लीजिए। जो नई सीरीज होगी इस WPI की, इसके अंदर प्राइजेस को यूज करा जाएगा फॉर कंपाइलेशन, है ना, जो प्राइजेस को यूज करा जाएगा कंपाइलेशन के लिए, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे। कौन से? इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड उनमें नहीं किया जाएगा उस प्राइसेस में। क्यों? ताकि यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ता है उसे रिमूव करा जा सके, हटाया जा सके। और ये जैसे इंटरनेशनली होता है ना, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, ताकि जो नया वाला WPI करे, मतलब ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया है, ताकि हमारा जो WPI है वो धीमे 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 अब ये कंसेप्चुअली क्लोज हो, मतलब पास चला जाए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के।
ठीक है, तो इसलिए ये दिमाग लगाया गया है कि भाई हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्राइजेस में से हटा देंगे जब हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे होंगे। उसके साथ जो नया वाला आपका WPI फूड इंडेक्स आएगा, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो फूड के लिए होगा, फूड इंडेक्स जो होगा, इसे कंपाइल करा जाएगा टू कैप्चर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फूड आइटम्स। इसको क्यों लाएंगे? ताकि यहाँ पे कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितने दामों में बढ़ोतरी हुई है फूड आइटम्स की, इसके हम पता लगा सकें। तीसरे नंबर पे जो आइटम लेवल एग्रीगेट्स हैं फॉर न्यू WPI, इसे कंपाइल करेंगे। कैसे कंपाइल करेंगे? यूज करके जियोमेट्रिक मीन को, मतलब GM को, मतलब ये भी इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं उस हिसाब से करेंगे। और अभी पता है क्या यूज कर रहे हैं? अभी ऑल इंडिया CPI यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन का यूज करने लगेंगे, मतलब GM का यूज करने लगेंगे जब हम WPI को कंपाइल करेंगे, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स को जब हम कंपाइल करेंगे। क्लियर है? हाई लेवल टेक्निकल रिव्यू कमेटी भी बनाई जाएगी पहली दफा, ताकि जितना भी अलग अलग तरीके से ये काम हो रहा है, इसे हर एक तरीके से हर एक फील्ड में इसको रिव्यू करें, ताकि जो भी बदलाव होगा इकोनॉमी में वो बढ़िया तरीके से हो और दिक्कत ना आए। तो ये कुछ कहानी। अब देखिए, मैंने जहां अभी एक ऊपर टर्म यूज करा था, वो करा था WPI फूड इंडेक्स का, किया था ना। तो अब ये नई कौन सी चिड़िया का नाम है, इसे कैसे निकालेंगे समझिए। इसके लिए आपको ये बात याद होगी कि WPI की 3 कैटेगरीज, ठीक है, कि प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, फ्यूल हो गया, उसके साथ मैन्युफैक्चर्ड वाला हिसाब किताब हो गया ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि आखिरकार ये यहाँ देखिए WPI ये फूड इंडेक्स क्या है। जैसा नाम वैसा काम। इस इंडेक्स को कैसे निकालेंगे? कंपाइल करके दो चीजों को, वो कौन सी दो चीजें हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स के फूड आइटम्स, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कंपाइल करेंगे, कंबाइन करेंगे, और उसके बाद ये निकलेगा। उसके साथ इसको मिला के कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जिसे रिलीज करा जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ये सब एक साथ जो आएगा, इससे यहाँ पे पता लगेगी कि आखिरकार फूड की सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है, और हमारे देश के अंदर, और जो भी फूड आइटम है वो कैसे क्या बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो बाकी के दूसरे मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन के, है ना, जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, उसे कहेंगे यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन। क्या वो होते हैं? कोर इन्फ्लेशन। इसका मतलब कि प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई, और जो प्राइजेस फूड एंड एनर्जी के बढ़ा करते हैं, घटा करते हैं, फ्लक्चुएशंस हुआ करते हैं, उसको हटा दिया जाता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मेन जो बढ़ोतरी मेन हुई है उसी को ध्यान में रखते हैं। तो इस मेजर को हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा वाला फूड इन्फ्लेशन है, मतलब जो हमने फूड इन्फ्लेशन की बात करी, उसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिकली ये फूड के लिए है, तो मतलब इंक्रीज इन द फूड प्राइजेस में लेते हैं। अच्छा, एक दूसरा मेजर भी होता है, तीसरा मेजर भी होता है, उसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या मतलब? इंपोर्टेड, इंपोर्ट करते हैं ना चीजों को, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, वेयर प्राइस ऑफ इंपोर्ट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन, लाइक increase in crude petroleum prices leading to increase in fuel prices and it result in the overall increase in prices। अब देखो, इसका मतलब साफ यही हो गया कि जो हमने मान लो इंपोर्ट करी चीजें, उसकी वजह से प्राइस में बढ़ोतरी हुई। जैसे कि मानो कि बाहर से हमने पेट्रोलियम मंगवाया, अब बाहरी पेट्रोलियम महंगा पड़ा हमको इंपोर्ट करने में, अब पेट्रोलियम महंगा पड़ा तो फ्यूल के प्राइस हमारे देश के अंदर बढ़ गए, और रिजल्ट क्या हुआ कि ओवरऑल हर चीज के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि फ्यूल से ही तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये सब कुछ बातें करी। अब यहाँ समझिए कि और भी कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। पहला देखो भाई, हाइपर या रन अवे इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, क्या है मामला कि देखो, इन्फ्लेशन तो होता रहता है, प्राइसेस के बढ़ने को यही कह देंगे, स्पेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन, रैपिडली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, टिपिकली अगर कहें कि मोर देन 50% पर मंथ, समझ रहे हैं, अगर एवरेज निकाले तो 100% पिछले 3 सालों में, तो इसे बोलेंगे हाइपर। उसके बाद फिर बात आएगी अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। दूसरा वाला कौन सा होता है? गैलोपिंग। काफी लोगों ने सुना होगा गैलोपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी में बढ़ा, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट रेट में बढ़ने लग गया पर एनम, तो इसे बोलेंगे गैलोपिंग या जंपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ये खतरनाक होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, भन भन भन, वैसा।
तीसरा होता है, एक टर्म होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो सरक सरक के धीमे धीमे रेंगता हुआ बढ़ोतरी हो रही है, तो ये अच्छा भी होता है। इसको अच्छा माना जाता है इकोनॉमीज के अंदर कि भाई हाँ इन्फ्लेशन धीमे धीमे बढ़े, बढ़िया है। उसके चौथे नंबर पे होता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब रिड्यूस रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस का रिड्यूस रेट, इसे बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। फिर आता है डिफ्लेशन। अब ये टर्म जस्ट विपरीत हो गया इसका, इसका मतलब इन्फ्लेशन टर्निंग नेगेटिव और प्राइस जो है वो फॉल होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। फिर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जैसा कि नाम कहता है डिमांड पुल, मतलब डिमांड की वजह से बढ़ गए प्राइजेस। तो इसका पता है कब इन्फ्लेशन होता है, जब डिमांड मान लो किसी चीज की बहुत तेजी से बढ़ जाए और उसकी सप्लाई उतनी ना हो। समझ रहे हो, ये तब होता है जब मान लो कि जब इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हो, देन लॉन्ग रन ट्रेंड ऑफ ग्रोथ, डिमांड जो है जब बढ़ जाए सप्लाई से। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ, समझ जाओगे आप मान लो 1 किलो एप्पल लेने गए, ठीक है, मार्केट के अंदर एप्पल लेने गए। अब हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो एप्पल का ठेला लगाए हुए है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास 2 किलो एप्पल बचा है, ठीक है, कहीं पे कोई एप्पल अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या कि उसके पास खरीदने वाले पहुंच गए 10 लोग। कितने लोग पहुंच गए? 10 लोग पहुंच गए। अब उसके पास भैया 2 किलो ही एप्पल बचा था। अब डिमांड 10 लोगों की है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लो कि भाई एक बंदा इसके पास जाता और सिर्फ कहता भाई दे, तो सोचता अरे ठीक है यार दे दो, बेचो, खत्म करो, हाँ लो भाई 50 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो ले लो, जाओ 100 रुपए दे देना। लेकिन अब वो जब देख रहा है कि 10 लोग सामने खड़े हैं और सामान लेने के लिए, तो वो कहेगा कि अरे यार मेरे तो एप्पल है बहुत महंगे और मैं तो 500 रुपए किलो से कम नहीं बेचूंगा। तो अब ठीक है, प्राइस उसने बढ़ा दिया ना डिमांड की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे समझ लो कि जब स्टार्टिंग में अभी कोरोना आया था तो मास्क वगैरह लोगों के पास नहीं था, मास्क की कमी थी। तो ये नॉर्मल वाला, ये जो आज हम लोग 1-1 2-2 रुपए वाला मास्क है ना, ये जो सर्जिकल मास्क, इसे लोगों ने बेचा है 25 रुपए का, 30 रुपए का। तो यही होता है डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होना। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश है, डिमांड पुल है और कॉस्ट पुश है। पुश का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन हो जाए और वजह ये हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाए। समझे, अब मान लो कि एक बिस्किट का पैकेट बन रहा है, ठीक है, अब बिस्किट का पैकेट जो जिस फैक्ट्री में बन रहा है वहां पे लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, उसके बाद जो सामान आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई। मान लो चीनी पड़ रही है, चीनी की कॉस्ट बढ़ गई। मान लो मैदा बढ़ रहा है, मैदा की कॉस्ट बढ़ गई। आटा बढ़ रहा है तो थोड़ी सी आटे की बढ़ गई, रिफाइंड की बढ़ गई, ठीक है, जहां इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बन रहा था इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई। तो क्या हुआ, ओवरऑल इन सब की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उस बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, इधर समझ में आ गया। फिर आता है यहाँ पे फॉल आउट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके बारे में समझते हैं कि फॉल आउट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर जरा बहुत, मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन रहे, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़े, तो ये अच्छा है, ये प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है। और प्रोड्यूस करेंगे, अब मान लो कि कोई प्रोड्यूसर है, उसको उसके सामान के दाम पे पहले 1 रुपए प्रॉफिट होता था, फिर धीमे 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 कुछ वक्त के बाद, अच्छे खासे टाइम के बाद 2 रुपए प्रॉफिट होने लगा। तो वो भी कहेगा अरे यार अच्छा है, ठीक है, और प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो ये होता है फायदा। इंक्रीज इनकम ऐसा करवाती है लोगों से कि हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, कल बिस्किट का पैकेट कल हम 5 रुपए का लेते थे, अरे मैगी ले लो 10 रुपए की लेते थे, और वक्त के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ी, तो कोई बात नहीं, आपने 2 रुपए दाम बढ़ाए 12 की दे रहे हैं, कोई बात नहीं हम खरीद लेंगे। तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, उसके साथ यहाँ पे प्रोडक्शन भी वो करेगा क्योंकि उसको प्राइजेस मिल रहे हैं प्रोड्यूसर को। हालांकि वंस रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस रेज इज मोर देन इंक्रीज ऑफ इनकम, इट बिगेंस टू हर्ट। अब समझो, अब ऐसा हो जाए कि प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं चीजों के, लेकिन आपकी इनकम वहीं की वहीं, आप तब भी 10,000 कमाते थे, अब आज भी 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन मैगी का पैकेट तब 10 रुपए का हुआ करता था, आज 12 रुपए का हो गया। तो ये खलेगा तो ये खलेगा, स्पेशली गरीब आदमी को खलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब आदमी को झटका लगता है। अब कुछ जरूरी आइटम्स जो होते हैं, असेंशियल आइटम्स होते हैं भाई, जिनको खाने ही खाने मेजोरिटी ऑफ लोगों को, तो इसमें बेचारे परेशान हो जाते हैं लोग। और सेम स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है भाई, मिडिल क्लास आदमी के साथ तो यही प्रॉब्लम है ना, कि उन्हें स्टैंडर्ड भी अपना मेंटेन करना है। उसके बाद उनको भाई क्या ही दिखाएं कि हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, कितना बता देंगे, गरीब आदमी को दिक्कत नहीं, अमीर आदमी को दिक्कत नहीं, गरीब आदमी तो जैसे था चलो राशन राशन मिल जाएगा। तो
ये मामला होता है। दिक्कत सबको होती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, अमीरों को हटा दो, बाकी दिक्कत सबको होती है, लेकिन गरीब आदमी दिखा सकता है, पुअर एक तबका दिखा सकता है, मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो सेम स्टैंडर्ड भी उसको मेंटेन करना है। और खर्चा करेगा तो भाई इन्फ्लेशनरी पीरियड में तो उसकी क्या करेगा, उसकी सेविंग्स कैसे होंगी? भाई अभी वो 2,000 रुपये बचाता था मान लो, अब भाई इतने बड़े दामों में वो खर्चा करेगा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करने के लिए, तो अब वो कहो 500 रुपये बचा है। ठीक है। तो प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लेशन कैन डैमेज द फैब्रिक ऑफ इकोनॉमी। अगर इनकम ना बढ़े और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाए तो इकोनॉमी को यहाँ जो है वो डैमेज मतलब खतरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। और हमने इतिहास से देखा ही है कि इन्फ्लेशन की वजह से ही बहुत सारी सरकारें भी गिरी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो ये कुछ वजह है फॉल आउट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में मैंने जो आपको बता दी। अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों बढ़ जाते हैं ये चीजों के दाम, वाई प्राइसेस इंक्रीज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई उतनी हो नहीं पाती, और इसी वजह से क्या होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ना। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। हालांकि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर हम और चीजों को भी ध्यान में रखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो होता क्यों है, क्यों आखिरकार डिमांड चीजों की बढ़ जाती है और उतनी सप्लाई नहीं हो पाती जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। पहला ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेचुरल इंक्रीज अपने आप ही होगा। घर में अगर 2 लोग खाने वाले हैं तो शायद एक महीने का 10 किलो आटा आएगा, लेकिन अभी 2 बच्चे और हो जाए तो यही आटा बढ़ के 15 किलो आने लगेगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद इनकम लेवल लोगों का बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ परचेजिंग पावर ज्यादा है। अब अभी क्या था कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी जिसमें आपका घर चलता था, बिजली देते थे, दूध वाले को देते, बात खत्म। सैलरी बढ़ के मान लो 20,000 हो जाए तो आप कहेंगे कि यार बात तो सही है, अभी काम करते हैं, फ्रूट ज्यादा लेकर आया करेंगे, जूसेस पिया करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये एक वजह है इनकम लेवल का बढ़ना और डिमांड का बढ़ना। तीसरा होता है कंज्यूमरिज्म इन द इकोनॉमी, जहां पे लोग ये मानते हैं कि अगर हम यहाँ पे खर्चा ज्यादा करेंगे और सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग कम करेंगे, लोगों का ये मानना है कि भाई हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, हम सामान ज्यादा ले आए और सेविंग्स उतनी ना करें, तो ये वजह होती है कि भाई डिमांड बढ़ जाती है। फिर आता है कि मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी बढ़ गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लोन्स वगैरह आ गए या कुछ भी हो गया, मार्केट के अंदर पैसा बहुत आ गया, ये एक वजह है। तो ये सब कुछ वजह। तो इतना समझ लीजिए कि डिमांड होना इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब उसी लेवल की सप्लाई नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे बढ़ जाते हैं प्राइसेस। समझ रहे हैं? तो ये कुछ कहानी हमने यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की समझी। अब कुछ हम मेजर एस्पेक्ट्स यहाँ पे सप्लाई साइड के जो हैं उनके बारे में जानते हैं, हमारे देश के अंदर क्या ये चीजें हैं सप्लाई साइड को लेके। सबसे पहली दिक्कत तो है भाई फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को लेके। आप देखते हैं भाई इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है तो कितना उगा लें, कितना प्रोड्यूस कर दें, लैंड थोड़ी बढ़ रही है। हम्म। तो यही चीज दिक्कत का कारण बनती है कि डिमांड खाने की बढ़ रही है लेकिन फूड ग्रेन्स का उस मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और सेम चीज यहाँ पे दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी है। समझ रहे हैं? अब इतना फूड प्राइसेस जो बढ़ता है, सप्लाई का इशू आता है, ये वही एक वजह है। जो आपका शॉर्टेज हो जाती है फूड ग्रेन्स की, ये वजह है। उसके साथ भाई अब आप देखते हैं कि यहाँ पे डेली कंजम्पशन फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, वो तो बढ़ ही रहा है ना। लोगों को भाई पैसा आ रहा है, लोग तो अब फ्रूट्स खाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से इतना आएगा? तो इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, पहली वजह तो ये। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मॉनसून के ऊपर। हमारा देश जानते हैं कि ये वर्षा के ऊपर, बरखा के ऊपर, बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। और वेदर आप जानते हैं किस तरीके से अपने कंट्रोल में पकड़े करिए सप्लाई को। किसी दिन बारिश भाई किसी सीजन ज़्यादा हो गई तो भैया बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, कम हो गई तो चीज़ें खराब हो गई, अतः की हो गई तो भी फसल खराब हो गई। तो ये बहुत डिपेंड कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहते, हम उन चीज़ों को उस लेवल तक नहीं अडॉप्ट करें जिस लेवल तक हमें बाकी देशों को देख के सीखना चाहिए। तो ये एक वजह है कि हमारे यहाँ ये मॉनसून डिपेंडेंसी बहुत है। तीसरे नंबर बात करें तो इंडिया के पास एक और प्रॉब्लम है, वो है सप्लाई चेन की प्रॉब्लम। अभी आपने देखा होगा कि भाई बीच में इतने मिडिल मैन का होना, है ना, बिचौलिया इतने सारे, तो
अभी लॉकडाउन जब चला था, ऐसे समझो लॉकडाउन के टाइम पे देखा आपने, किसी ने नोटिस करा कि सब्जियां बड़ी सस्ती मिल रही थी, बहुत सस्तियां थी। जब पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो 10-10 रुपए किलो, 5-5 रुपए किलो तक में जो है वो तरोई वगैरह मिली है। मतलब एक बात बता रही हूँ, मैं ही लेने जाती हूँ तो मैं क्या बताऊँ। तो इतना सस्ता मामला था। लेकिन जैसे सब कुछ खुलता है, बीच में बिचौलिया घुस जाते हैं, भाई इधर उधर देना भी शुरू कर दिया, डिमांड भी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो आप ये चीज़ देखो कि मिडलमैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर सरकार इसके लिए काफ़ी स्टेप्स उठा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और आर्टिफिशियल शॉर्टेज एक तरीके से आप कह लो क्रिएट करी जाती है। अब मान लो बीच में है कोई बंदा, उसने कहा स्टोर कर लिया अपने पास, अब तो खैर अच्छे ही लॉ आ गए हैं कि कर लो स्टोर, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने पास वो स्टोर करे पड़ा है। अब जब मार्केट में हो जाएगी शॉर्टेज, दाम जाएंगे बढ़, तब वो अपना सामान निकालेगा। समझ रहे हो? तो ये सब दिक्कतों का बहुत बड़ा कारण है। और स्पेशल जो की इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, ये सब यहाँ पे सप्लाई को बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं, है ना। और टू द इंक्रीज डिमांड, ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन की है और जो फ्रीडम दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को, ये रिलेटिवली इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि सप्लाई इतनी फ्लेक्सिबल बना दे, है ना। शॉर्ट टर्म में इतना आसानी से काम नहीं हो पाता है, तो इससे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसके साथ रॉ मटेरियल, अब भैया जिससे बना रहे हो, मान लो चाय बनाने बैठे हो, चीनी के दाम बढ़ जाए, दूध के दाम बढ़ जाए, पानी तो छोड़ दो, खैर वो तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, चाय पत्ती के दाम बढ़ जाए, और पानी में मान लो चाय नहीं बना रहे हो, ठीक है, कन्फ्यूजन क्या रखनी, मेरी जैसी चाय पियो। तो ये तीनों चीज़ों के भाई अगर मान लो दाम बढ़ जाएँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाय के दाम भी बढ़ जाएँगे। टपरी पे वही चाय बचपन के टाइम पे 2 रुपए की मिलती थी, आज भैया कम से कम 10 रुपए की मिलती है। हुँ, बढ़िया वाली बता रही हूँ, शर्मा की अगर लखनऊ में पीनी है तो वो तो 35 की है, वो तो छोड़ दो। तो इसके दाम यहाँ पे बढ़ने वाली बात है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बढ़े, और उसके साथ कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन और जैसे चीज़ें हैं, जैसे लेबर वगैरह के दाम बढ़ गए, तो इन सब से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे वजह हैं। तो पहले ये मामला था कि जो इन्फ्लेशनरी कंट्रोल के मेजर्स थे, ये किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, इसे 3 एंगल से देखा जाता था। आइए तीनों एंगल को बताती हूँ। सबसे पहला तो ये कि मॉनेटरी फिनोमेना, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी का विद द बैंक्स, increasing money supply, lending too much money, chasing too few goods, results in the price rise of the commodities and the inflation। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि मान लो कि बैंकों ने बहुत सारी लेंडिंग कर दी, पैसा वगैरह बहुत उधार दे दिया, तो पैसा मार्केट में बहुत आ गया। उसके साथ ये हुआ कि भाई मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत बढ़ गई, तो इससे इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि गुड्स तो कम है, पैसा बहुत है, तो इस वजह से गुड्स गुड्स के प्राइसेस जाएंगे बढ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पैसा पे करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट चैप्टर में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, कैश रिजर्व रेशियो है आपका, एसएलआर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। तो ये सारा कुछ हो गया, रेपो ऑक्शंस हो गया, तो सब कुछ मैंने आपको ये इसके पहले जो 15 चैप्टर है, 15th वाला चैप्टर बैंकिंग, उसमें बहुत डिटेल से समझाया है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे कंट्रोल करती थी। तो पहला मेजर तो ये हो गया। तो ये बात तो हमने पहली कर ली। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम फिस्कल टर्म में देखें, है ना, कि मतलब एक्सपेंडिचर सरकार कर लिए, टैक्स मेजर्स की वजह से अगर देखें, या सप्लाई साइड से देखें, तो भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई वगैरह को लेके जो है दिक्कतें क्रिएट होती हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये सब है। और यही एक बार इन्फ्लेशन को जन्म अगर दे दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम हर तरह से देखें ना, तो एक, अगर हम कहें कि भाई एक पॉलिसी टूल से, किसी एक तरीके से हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर लें, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजहें भी बहुत ज़्यादा तरह से हैं। अब एक नॉर्मल सी बात आपको, जैसे सपोज कर मैं आपको बताती हूँ, सरकार की तो छोड़ दीजिए, आपने प्रैक्टिकल टर्म में चीज़ों को समझा होगा कि आपके पास वाला दुकानदार, आपका कोई दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, या पास वाला भाई कोई मान लो डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब के से अगर आप मिले हैं, तो इनसे आपने बात करने में एक चीज़ देखी, या आप खुद भी, ठीक है, क्या करेंगे, अरे यार हो सकता है भाई कल को दाम आम बढ़ जाए, दुकानदार ने कहा अरे भाई चीनी के सुन रहे हैं दाम बढ़ सकते हैं, तो हमने इसीलिए जो है वो 4 बोरा अभी से ली मंगवा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मंगवा ली। उसके बाद उसने कहा कि भाई अरे भैया हम तो इलायची के दाम सुन रहे थे कि बहुत महंगे चले जाएंगे, तो हमने अभी से लेके रख लिया है। चलो उसने भी लेके रख लिया। अब इससे क्या हो रहा है कि चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करने की, लेकिन चूंकि इन लोगों ने अपना इतना दिमाग लगा लिया है कि अभी रख लो, अभी रख लो, बाद में जो है हो सकता है दाम बढ़ जाए। अब होता क्या है कि लॉकडाउन मान लो होने वाला है, ठीक है, अब
खबर उड़ रही है। अभी तो खैर बहुत केसेस बढ़ गए थे इसलिए करना पड़ा, लेकिन उसके पहले क्या था कि खाली उड़ रही थी, हवा उड़ रही थी कि अरे लॉकडाउन होगा, अरे लॉकडाउन होगा, अरे लॉकडाउन होगा, अरे लॉकडाउन होगा। तो इस चक्कर में लोग, सुनो राशन लेके रख लो, सुनो चले से जाओ खूब सारे रख के रख लो 1 महीने का, सुनो ये कर लो। तो इससे क्या हुआ कि सब कुछ एक साथ लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और मार्केट में शॉर्टेज होना शुरू हो गई। समझ रहे हैं? इसी तरह से इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि आगे दाम बढ़ जाएँगे, इसलिए हमने खूब सारा मँगा के अपने पास रख लिया है। तो ये भी वजह होती है इन्फ्लेशन की। अब इसमें कौन-सी पॉलिसी लगा दें ये बताइए? जब गवर्नमेंट चाहे जो भी ऑपरेशन कर ले, जो भी मार्केट में जो है डील करने की कोशिश कर ले, इस इन्फ्लेशन को क्रिएट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो हमें आपको भी मदद करनी पड़ेगी इसके लिए। अब मान लो किसी को लगता है कि अरे अभी ना इसके दाम जो है वो घटने वाले हैं, अरे लेना बंद कर दो, अरे सब बेच दो जितना पड़ा है माल, ठीक है? तो ये जब करेगी तो मार्केट में हो जाएगा सादा। तो ये जो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे ही कंट्रोल हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना? देखिए सरकार ना कभी भी इन्फ्लेशन वाला ना झंझनेरा जो है उसमें पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार बढ़ा तो लोगों के दिमाग में बड़ा असर पड़ जाता है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके साथ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इनकम वगैरह गरीबों की बढ़ना नरेगा के थ्रू। अब ये तो कहने की बात है, उनकी इतनी इनकम भी नहीं होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ा दे, लेकिन चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कोई दूसरी इनकम का बढ़ना, उसके बाद लोगों के लिए अभी ये गरीबों वाला जो इतना भी अपलिफ्टमेंट इसके अंदर लिखा है, ये मेरे ओपिनियन में इतना कुछ अभी नहीं है, बिकॉज़ इतना थपका बड़ा अभी तो गरीबी के अंदर अभी प्रेज़ेंट टाइम में बात करें। वैसे अगर हम नॉर्मल देखें तो हाँ, चलो कुछ लोगों का ऊपर उठना, कुछ गरीब थोड़ा-सा ऊपर उठे, तो उससे उनकी डिमांड बढ़ी, तो ये सारा कुछ भी सब कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इंडिया एक छोटी-सी कंट्री तो है नहीं। इतनी बड़ी कंट्री है, हर एक डायमेंशन है, हर एक सोचने का तरीका अलग है, हर चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका अलग है। तो ये कुछ कहानी हमने यहाँ पे पूरी इन्फ्लेशन की पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and subscribe your channel Sapphires. Also, you can join my membership and enjoy the various perks. And if you want to follow me on Facebook and watch these videos there, just go and like the page Sapphires. और यहाँ पे आपको बहुत सारा इंस्टाग्राम पे ज्ञान और मस्ती मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ, और ट्विटर तो देख लीजिए अपने आप करते हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।